नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में 3 बड़ी रिपोर्ट्स जो भारत की रक्षा तैयारियों, अत्याधुनिक तकनीक और भविष्य के सैन्य सोच की तस्वीर पेश करती हैं। हमारी पहली कहानी में हम जानेंगे कैसे हेवी लॉजिस्टिक ड्रोन्स भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उभर रहे हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDBF कार्यक्रम पर एक विशेष रिपोर्ट। फिर बात ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती तैनाती की, कैसे इसका विस्तारित डिप्लॉयमेंट आर्क हिंद महासागर में भारत की मैरीटाइम डिफेंस को नई मजबूती दे रहा है। और माई टेक में चर्चा होगी स्काई रूट एरोस्पेस के सफल विक्रम 1 लॉन्च की और समझेंगे कि यह उपलब्धि भारत को वैश्विक स्पेस पार बनने की दिशा में किस तरह नई गति दे रहा है। कई वर्षों तक मिलिट्री ड्रोन्स की चर्चा मुख्य रूप से 2 तरह के ड्रोन्स पर केंद्रित रही है। एक जो दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम आर्म्ड ड्रोन्स हैं और दूसरे जो रियल टाइम इंटेलिजेंस उपलब्ध कराने वाले सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। दुनिया भर के मिलिट्री प्लानर्स अब यह मानने लगे हैं कि बैटलफील्ड पर एक और श्रेणी के ड्रोन्स उतने ही निर्णायक साबित हो सकते हैं और वो हैं हेवी लॉजिस्टिक ड्रोन्स। युद्ध क्षेत्र का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। फ्यूचर वॉर्स का फैसला सिर्फ बेहतर वेपन्स से नहीं बल्कि कठिन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में तैनात सैनिकों को लगातार सस्टेन करने की क्षमता से भी होगा। भारत के लिए यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हजारों सैनिकों की तैनाती करती है। इसमें से कई सैनिक 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात हैं। इन सैनिकों तक पूरे साल लगातार जरूरी सप्लाईज पहुंचाना आर्मी के सामने सबसे बड़ी ऑपरेशनल चैलेंजेस में से एक है। ऐसे में हेवी लॉजिस्टिक ड्रोन्स एक प्रभावी और व्यवहारिक समाधान के रूप में उभर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स के विपरीत हेवी लॉजिस्टिक ड्रोन्स बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले जरूरी सप्लाई पहुंचा सकते हैं। ये ड्रोन्स एमिनिशन, राशन, फ्यूल, बैटरीज, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग स्टोर्स और यहाँ तक कि इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज को भी सीधे रिमोट फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुँचाने में सक्षम है। कई ऐसे माउंटेनियस एरियाज में जहां रोड्स मौजूद नहीं हैं और खराब वेदर कंडीशंस के कारण हेलीकॉप्टर्स हमेशा ऑपरेट नहीं कर पाते, वहां लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स कम समय के वेदर विंडो का इस्तेमाल कर कुछ ही मिनटों में दूर दराज की पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। इससे ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिव में काफी सुधार होता है। लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स का एक बड़ा फायदा है इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने में ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन, इंटेंसिव मेंटेनेंस, ट्रेन्ड एयर क्रू और काफी ज्यादा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। इसके मुकाबले हेवी लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स बहुत कम फ्यूल या इलेक्ट्रिक पावर की खपत करते हैं। इनमें कम मेंटेनेंस टीम्स की जरूरत होती है और इन्हें कम पर्सनल के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। इससे रूटीन सप्लाई मिशंस की लागत में काफी कमी आती है। साथ ही इससे वैल्यूएबल हेलीकॉप्टर फ्लीट को कॉम्बैट सपोर्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और ट्रूप इंसर्शन मिशंस के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जहां उनकी क्षमताएं वास्तव में बेहद जरूरी हैं। बैटलफील्ड लॉजिस्टिक्स हमेशा बड़ी मात्रा में कार्गो पहुंचाने के बारे में नहीं होता। कई बार मिशन की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी पैकेज समय पर पहुंच पाए या नहीं। ये एंटी टैंक मिसाइल्स, मोटार राउंड, स्पेशलाइज्ड बैटरीज, ब्लड यूनिट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हो सकते हैं। एक लॉजिस्टिक्स ड्रोन इन महत्वपूर्ण सप्लाईज को
तेजी से, सटीक तरीके से और सैनिकों या पायलट्स को दुश्मन के फायर से सुरक्षित रखते हुए पहुंचा सकता है। हर सफल डिलीवरी फ्रंटलाइन ट्रूप्स की फाइटिंग कैपेबिलिटी को और मजबूत करती है। हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स ने यह साबित कर दिया है कि लॉजिस्टिक्स अब खुद एक बैटलफील्ड वेपन बन चुका है। यूक्रेन वॉर के दौरान दोनों पक्षों ने फ्रंटलाइन ट्रूप्स को सस्टेन करने, एमिनेशन पहुंचाने और खतरनाक इलाकों से कैजुअल्टीज को इवैक्यूएट करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्गो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और एशिया की कई मिलिट्रीज अब ऑटोनोमस लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स में बड़े स्तर पर निवेश कर रही हैं, क्योंकि वह समझ चुके हैं कि फ्यूचर बैटलफील्ड्स में लगातार मजबूत और डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई नेटवर्क्स की जरूरत होगी। इंडियन आर्मी भी इसी भविष्य की तैयारी कर रही है। हेवी लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स भले ही मिसाइल फायर नहीं करते हों, इनमें एडवांस सर्विलेंस सेंसर्स भी नहीं होते हों, लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सैनिकों तक जरूरी सप्लाई पहुंचाते हैं, ऑपरेशनल एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं, एयर क्रू के रिस्क को कम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कॉम्बैट यूनिट्स हर समय मिशन रेडी रहें। फ्यूचर बैटलफील्ड में आर्म ड्रोन्स दुश्मन के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। सर्विलेंस ड्रोन्स दुश्मन की लोकेशन का पता लगाएंगे, लेकिन लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत के सैनिक लगातार लड़ने में सक्षम रहें। यही कारण है कि हेवी लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स सिर्फ सपोर्ट इक्विपमेंट नहीं रह गया है, ये मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे महत्वपूर्ण फोर्स मल्टीप्लायर्स में से एक बनते जा रहे हैं। फ्यूचर वॉरफेयर का फैसला सिर्फ इस बात से नहीं होगा कि किस देश के पास कितने एडवांस हथियार हैं, बल्कि इस बात से होगा कि वह कॉम्बैट में अपनी फोर्सेस को कितनी कुशलता से सस्टेन कर सकता है। हेवी लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स मिलिट्री ऑपरेशन में एक शान लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। नेवल एविएशन का भविष्य अब सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में कैरियर ऑपरेशंस की पहचान होगी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग के साथ, और भारतीय नेवी का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDBF इसी की बनेगा पहचान। दशकों तक एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत मुख्य रूप से मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पर निर्भर रही है, जो एयर सुपीरियॉरिटी स्थापित करने, दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने और नेवल टास्क फोर्सेस की सुरक्षा का जिम्मा संभालते थे। लेकिन अब मॉडर्न नेवल वॉरफेयर तेजी से बदल रहा है। दुनिया की अग्रणी नौसेनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस ड्रोन्स और एडवांस्ड नेटवर्किंग को कैरियर ऑपरेशंस का हिस्सा बना रही हैं। उद्देश्य है कि एक पायलट एक साथ कई अनमैन्ड सिस्टम्स का संचालन कर सके, जिससे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मारक क्षमता और जीवित रहने की क्षमता दोनों में बड़ा इजाफा हो। इंडियन नेवी भी अब इसी बदलाव का हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सोच के केंद्र में है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDBF। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा विकसित किया जा रहा TEDBF अगले दशक में इंडियन नेवी के MiG-29 बेड़े की जगह लेगा। हालांकि TEDBF AMCA की तरह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम से विकसित कई महत्वपूर्ण तकनीकों और सब सिस्टम्स को शामिल किया जाएगा। इनमें एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, मिशन कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, कॉकपिट आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिस्टम्स शामिल हैं। इन साझा तकनीकों के उपयोग से विकास की लागत और समय दोनों कम होंगे। साथ ही लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और भविष्य के अपग्रेड्स भी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अधिक सरल और प्रभावी बनेंगे। लेकिन असली बदलाव सिर्फ इस विमान में नहीं होगा। असली परिवर्तन इस बात में होगा कि समुद्र के ऊपर यह विमान अपने साथ उड़ रहे अनमैन्ड सिस्टम्स को किस तरीके से नियंत्रित करेगा। इंडियन नेवी की परिकल्पना में TEDBF केवल एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं,
बल्कि एक नेटवर्क एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम का कमांड नोड होगा। विवादित हवाई क्षेत्र में अकेले उड़ान भरने की बजाय TEDBF कई स्वायत्त लॉयल विंगमैन ड्रोन्स के साथ मिलकर अभियान चला सकेगा। ये ड्रोन्स अतिरिक्त मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड्स, रिकॉनेसेंस सेंसर्स और प्रिसीजन गाइडेड मिशन से लेस होंगे। सबसे अधिक जोखिम वाले मिशन जैसे दुश्मन के एयर डिफेंसेस में प्रवेश करना, रडार्स को जैम करना, लक्ष्यों की रिकॉनेसेंस करना या डिकॉय के रूप में काम करना, ये अनमैन्ड सिस्टम्स अंजाम देंगे। वहीं TEDBF में मौजूद पायलट सुरक्षित दूरी से पूरे मिशन का समन्वय करेगा। मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग की ये अवधारणा तेजी से दुनिया भर में भविष्य के एयर कॉम्बैट की नई पहचान बनती जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालन अपने आप में कई चुनौतियां लेकर आता है। यहाँ हर किलोग्राम वजन, डेक स्पेस का हर हिस्सा और लॉन्च तथा रिकवरी का हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में ऑटोनोमस ड्रोन्स अतिरिक्त पायलट्स या क्रू मेंबर्स बढ़ाए बिना कैरियर एयर विंग की लड़ाकू क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। भविष्य में ये कैरियर बेस्ड ड्रोन्स बेड़े से सैकड़ों किलोमीटर आगे इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस यानी ISR मिशन संचालित कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए टारगेटिंग इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा सकते हैं। स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को दुश्मन के हवाई क्षेत्र तक एस्कॉर्ट कर सकते हैं और एंटी सबमरीन तथा एंटी शिप वॉरफेयर अभियानों में भी भाग ले सकते हैं। इन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को TEDBF के साथ नेटवर्क करके इंडियन नेवी अपने कैरियर बैटल ग्रुप की ऑपरेशनल एनवेलप को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है। भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत सिर्फ उसके डेक पर मौजूद फाइटर जेट्स की संख्या से तय नहीं होगी। उसकी असली क्षमता इस बात में होगी कि वह मैन्ड एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योर कॉम्बैट नेटवर्क्स को एक एकीकृत फाइटिंग सिस्टम के रूप में कितनी प्रभावी तरीके से जोड़ पाता है। इस भविष्य की तकनीकी नींव तैयार करने के लिए भारत पहले से ही कई स्वदेशी कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। भारत AI इनेबल्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स, एडवांस्ड डेटा लिंक्स, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और कोलैबोरेटिव कॉम्बैट टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहा है। HAL के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, DRDO के ऑटोनोमस ड्रोन्स इनिशिएटिव और इंडियन नेवी का बढ़ता नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर फोकस इस विकसित होते कॉम्बैट इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। लक्ष्य केवल एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करना नहीं है, बल्कि मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का ऐसा एकीकृत परिवार बनाना है जो मैरीटाइम बैटल स्पेसेस में पूरी क्षमता और तालमेल के साथ ऑपरेट कर सके। यदि विकास की समय सीमा तय योजना के अनुसार आगे बढ़ती है तो TEDBF के 2030 के दशक में इंडियन नेवी में शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद स्पाइरल अपग्रेड्स के माध्यम से इसमें लगातार उन्नत क्षमताएं जोड़ी जाएंगी। लगभग 2038 तक ये विमान कैरियर बेस्ड कॉम्बैट नेटवर्क के नर्व सेंटर के रूप में विकसित हो सकता है, जो ऑटोनोमस ड्रोन्स को नियंत्रण करने, रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा साझा करने और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स को समन्वित करने में सक्षम होगा। ये क्षमता इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की इंडियन ओशन रीजन और उसके आगे तक कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफी बढ़ा सकती है। इससे भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप्स को तेजी से बदलते और आधुनिक चुनौतीपूर्ण मैरीटाइम एनवायरनमेंट में ज्यादा रीच, रेजिलियंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करने की क्षमता मिलेगी। भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत सिर्फ उसके डेक पर मौजूद फाइटर जेट्स की संख्या से तय नहीं होगी। उसकी असली क्षमता इस बात में होगी कि वह मैन्ड एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योर कॉम्बैट नेटवर्क्स को एक एकीकृत फाइटिंग सिस्टम के रूप में कितनी प्रभावी तरीके से जोड़ पाता है। दशकों तक हिंद महासागर को मुख्य रूप से एक मैरीटाइम ट्रेड रूट के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन आज ये तेजी से दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाले स्ट्रेटेजिक थिएटर्स में बदल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक बड़ी शक्तियां प्रभाव, नेवल एक्सेस और सैन्य बढ़त के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
भारत की इस रणनीतिक चुनौती के जवाब में केंद्रित है एक वेपन सिस्टम जिसने क्षेत्र के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को पूरी तरह से बदल दिया है, और वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। विकास शुरू होने के 25 साल बाद ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे सक्षम सुपरसोनिक प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन में से एक बन चुका है। लगभग 3 गुना स्पीड ऑफ साउंड से उड़ने वाली ये मिसाइल तेज गति, सटीकता और सर्वाइवेबिलिटी के संयोजन के साथ दुश्मन के वॉरशिप्स, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। समय के साथ रेंज, सीकर टेक्नोलॉजी और लॉन्च फ्लेक्सिबिलिटी में हुए लगातार सुधारों ने इनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को और मजबूत किया है। आज ब्रह्मोस भारत की कन्वेंशनल डेटरेंस क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हालिया घटनाक्रमों में भी इस मिसाइल की ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस सामने आई है। वहीं भारत अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को लगातार विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रणनीतिक तस्वीर को बदलने वाली असली बात सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता नहीं बल्कि इसकी तैनाती का विस्तार है। भारत धीरे धीरे इंडियन ओशन में एक बहुदिशात्मक ब्रह्मोस स्ट्राइक आर्क तैयार कर रहा है। पूर्व में अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर पश्चिम में अरेबियन सी से लेकर भारतीय तट तक ब्रह्मोस इक्विप्ड वॉरशिप्स, कोस्टल बैटरीज और सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स महत्वपूर्ण सी लेन्स और मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को निशाने की जद में रख सकते हैं। ये बढ़ता हुआ नेटवर्क भारत को कई दिशाओं से आने वाले खतरों का तेजी से जवाब देने की क्षमता देता है। साथ ही यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सी डिनाइल कैपेबिलिटी को और मजबूत करता है। लेकिन भारत की रणनीति अब सिर्फ अपने तटों की रक्षा तक सीमित नहीं है। ब्रह्मोस अब तेजी से इंडो पैसिफिक में भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के साथ भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। फिलीपींस और वियतनाम को निर्यात के बाद अब इंडोनेशिया भी इन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो ब्रह्मोस सिस्टम के माध्यम से अपनी कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहे हैं। ये समझौते न केवल भारत के साझेदार देशों की मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं, बल्कि एक फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के भारत के विजन को भी मजबूती देते हैं। भारत के लिए ये निर्यात सिर्फ डिफेंस सेल्स तक सीमित नहीं है। ये ऐसे समान विचार वाले मैरीटाइम पार्टनर्स को व्यापक नेटवर्क तैयार करने में योगदान देते हैं, जो महत्वपूर्ण सी लेन्स पर किसी भी आक्रामकता को रोकने की क्षमता रखते हैं। ऐसे नए संस्करणों में और अधिक एक्सटेंडेड रेंज, बेहतर प्रिसीजन और उन्नत टारगेटिंग कैपेबिलिटी शामिल होने की उम्मीद है। वहीं भविष्य के संस्करण, जिसमें ब्रह्मोस NG भी शामिल है, को अधिक व्यापक प्लेटफॉर्म्स जैसे एयरक्राफ्ट, शिप्स और सबमरीन्स पर तैनात करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज पर समानांतर प्रगति ये संकेत देती है कि ब्रह्मोस अब केवल एक स्टैंड अलोन वेपन नहीं, बल्कि एक बड़े प्रिसीजन स्ट्राइक इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। आधुनिक नेवल वॉरफेयर में मिसाइलें केवल जहाजों को नष्ट नहीं करेंगी, वे संघर्ष शुरू होने से पहले ही किसी प्रतिद्वंदी के फैसलों और रणनीति को प्रभावित करेंगी। यही डेटरेंस की अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडियन ओशन में प्रवेश करने वाले किसी भी नेवल टास्क फोर्स को अब ये मानकर चलना होगा कि उसे सैटेलाइट्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या वॉरशिप्स के जरिए ट्रैक किया जा सकता है और कई दिशाओं से सुपरसोनिक प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स का सामना करना पड़ सकता है। ये अनिश्चितता किसी भी प्रतिद्वंद्वी की ऑपरेशनल प्लानिंग को जटिल बनाती है, तैनाती की लागत बढ़ाती है और उसकी फ्रीडम ऑफ मनूवर को सीमित करती है।
यही वो रणनीतिक बढ़त है जिसे भारत हासिल करना चाहता है, केवल फ्लीट साइज की बराबरी करके नहीं, बल्कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के जरिए ऐसे ऑपरेशनल रिस्क पैदा करके जिन्हें कोई भी विरोधी नजरअंदाज नहीं कर सके। भारत अपनी नेवी को नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और मैरीटाइम सर्वेलेंस एसेट्स के साथ आधुनिक बना रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस इस परिवर्तन के प्रमुख स्तंभों में से एक बनी रहेगी। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, रियल टाइम इंटेलिजेंस और भविष्य के अनमैन्ड सिस्टम के साथ एकीकृत होकर ये मिसाइल इंडियन नेवी को महत्वपूर्ण मैरीटाइम अप्रोचेस पर बढ़त बनाए रखने और व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करने की क्षमता देगी। आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस की असली ताकत केवल इसकी गति में नहीं होगी, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक रीच में होगी जो ये भारत को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण महासागरों में से एक पर प्रदान करती है। 21वीं सदी में सी पार का आकलन अब केवल किसी देश के पास मौजूद वॉरशिप की संख्या से नहीं किया जाता। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि कोई देश विशाल मैरीटाइम डिस्टेंसेस पर कितनी तेजी, सटीकता और प्रभावशीलता के साथ डिटेक्ट, टारगेट और स्ट्राइक कर सकता है। ब्रह्मोस इस क्षमता के सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक बनकर उभरी है। स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 लॉन्च ने भारत की स्पेस जर्नी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थापित किया है। पहली बार किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी ने एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट को सफलतापूर्वक विकसित कर लॉन्च किया है, जिसने लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड्स को पहुंचाया। यह उपलब्धि भारत के स्पेस प्रोग्राम को केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि कोलैबोरेटिव स्पेस इकोसिस्टम की शुरुआत को दर्शाता है, जहां प्राइवेट इंडस्ट्री अब लॉन्च व्हीकल्स विकसित कर सकती हैं, कमर्शियल लॉन्च सर्विस उपलब्ध करा सकती हैं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यह भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी शामिल करता है जिनके पास प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी है। आज स्पेस टेक्नोलॉजी केवल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने तक सीमित नहीं है। यह कम्युनिकेशन, नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नींव है। एक मजबूत प्राइवेट लॉन्च इंडस्ट्री लॉन्च लागत को कम कर सकती है, लॉन्च फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकती है और दुनिया भर के ग्राहकों को भरोसेमंद एक्सेस टू स्पेस उपलब्ध करा सकती है। इसके साथ ये हाई स्किल्ड जॉब्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोपल्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा दे सकती है। स्काईरूट की सफलता दिखाती है कि भारतीय स्टार्टअप्स अब केवल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ही नहीं, बल्कि विस्तृत स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज भी विकसित कर सकते हैं। विक्रम-1 मिशन यह साबित करता है कि जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट एंटरप्राइज साथ मिलकर काम करते हैं, तो भारत ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है जो कभी मुश्किल लगती थीं। इसरो ने दशकों तक की मेहनत से मजबूत नींव को तैयार किया। वहीं स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स ने स्काईरूट जैसी कंपनीज को इनोवेशन और नए प्रयोगों का अवसर दिया। अब अगली चुनौती है कि इस गति को और आगे बढ़ाया जाए, जैसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, डीप स्पेस टेक्नोलॉजीज और डिफेंस स्पेस कैपेबिलिटीज जैसे क्षेत्रों में प्रगति की जाए। स्काईरूट की सफलता मंजिल नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत का प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री आर्थिक विकास के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। तो इस एपिसोड के समापन पर एक बात बिल्कुल साफ है, भविष्य की मिलिट्री पावर सिर्फ एडवांस्ड वेपन्स पर नहीं, बल्कि रेजिलिएंट लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंट कॉम्बैट नेटवर्क्स और क्रेडिबल लॉन्ग रेंज डिफेंस पर भी निर्भर करेगी। हेवी लॉजिस्टिक्स ड्रोन से लेकर TEDBF, AI इनेबल्ड कैरियर एविएशन और इंडो पैसिफिक में भारत की मैरीटाइम पोस्चर को मजबूत कर रहे ब्रह्मोस मिसाइल नेटवर्क के विस्तार तक एक कॉमन थ्रेड बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी निर्णायक फोर्स मल्टीप्लायर बनती जा रही है। और इसी के साथ आज का यह एपिसोड
यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।